जी जनाब, नई बैठक का आगाज, नए सवाल जवाब और नई गपशप। आप जानते हैं कि आज 24 मई हो गया है 2026 और दिन जो है वो इतवार का है। आपको छुट्टी होगी, अल्लाह करे आपकी ये छुट्टी बेहतरीन गुजरे। आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि कुर्बानी की आमद है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का फलसफा, वो किस तरह रोल मॉडल है, वो किस तरह हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। हमारे नजदीक जो कुर्बानी है ना, तो वो मैं पर्सनली लोगों को जानता हूं कि वो 3-4 दिन पहले दाल खाना शुरू कर देते हैं या सब्जी खाना शुरू कर देते हैं कि जी बस अब 2-3 दिन आने वाले हैं जिसमें हमने गोश्त खाना है और अपने आप को पेचिश लगवाने हैं लाजमी, फिर डॉक्टर साहब के पास जाना है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उस वक्त का जनरल आसिम मुनीर, उस वक्त का बादशाह, उस वक्त का सिस्टम, उस वक्त की रस्में किस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह इंस्पायरेशन जो आजकल के नौजवान हैं उनके लिए किस तरह जो है वो रोशनी का मीनार साबित हो सकते हैं, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं, नौजवानों के लिए एक मुकम्मल तहरीक का नाम है, मूवमेंट का नाम है। नौजवान अगर समझना चाहें तो वो अकेले थे मगर हक पर थे। यानी तमाम जो अंबिया हैं उनके कुछ साथियों का जिक्र मिलता है, कुछ हवारियों का जिक्र मिलता है, लेकिन जब नमरूद का अलौ रोशन होता है तो तन तनहा वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तैयार होता है। जी वो जो है वो अकेले थे मगर हक पर थे। कौम, जर्नैल, बादशाह, निजाम, रस्में, जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, सब उनके खिलाफ थे मगर उनका यकीन अल्लाह पर था। क्योंकि ये जो मैंने नाम लिए इनका जो है ना वो अल्लाह पर ईमान नहीं है, जर्नैलों पर ईमान है और इनका कुर्बानी पर भी कोई जो है ना वो ईमान या भरोसा नहीं है। जिस कुर्बानी की मैं बात कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। आज का नौजवान भी अगर इब्राहीमी किरदार अपना ले तो बातिल ट्रेंड्स के सामने झुकने के बजाय हक पर डट जाए। आपके सामने हुआ नौजवानों ने किस तरह हक पर जो है वो डटे, अंधी तकलीद के बजाय अक्लो शऊर से सोचे, अल्लाह पर तवक्कल करे चाहे दुनिया कितनी ही मुखालफत करे, सच बोलने की हिम्मत रखे चाहे कीमत देनी पड़े और अपने किरदार से मुआशरे के झूठे खुदाओं को ललकार दे। मुआशरा इस वक्त झूठे खुदाओं की लपेट में है। हर कोई अपनी खुदाई का दावा करता है। थाने के SHO से लेकर फौज के आर्मी चीफ तक वो कहते हैं, उनका तकाजा है, उनका मुतालबा है कि उनको खुदा माना जाए या कम अज कम खुदा की तरफ से भेजा गया माना जाए। जी झूठे खुदाओं को ललकार दे। इब्राहीम ने बुत तोड़े थे। आज के नौजवान को भी अपने नफ्स, शहवत, मादा प्रस्ती, फैशन, लाइक्स और झूठी आजादी के बुत तोड़ने होंगे। ये आजादी झूठी है, कोई आजादी नहीं है, ये सारी झूठी है, ये कहानियां हैं। आग अगर नमरूद की हो तो ईमान इब्राहीम जैसा होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है अगर एक तरफ जनरल आसिम मुनीर हैं तो फिर अगली साइड पे इमरान खान होना चाहिए। ये तारीख का फैसला है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो आग भी सलामती बन जाती है, वो कोई अकेला थोड़ी छोड़ता है। हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक मोमिन नौजवान का नजरिया हयात है। अगर नहीं है तो होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। पाकिस्तान में
पाकिस्तान से बाहर जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं, उन सबको वेरी गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेट आपको बता चुका हूँ, 24 मई की है। दिन भी आपको बता चुका हूँ, इतवार का। मेरे एक मोहतरम व्यूअर जो हमारे बैठक के मुस्तकिल मेंबर हैं, उन्होंने कल कमेंट में कहा है कि न्यारी साहब कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करें। तो उनसे दरखास्त है, अगर उनके पास कोई अच्छी खबर है तो वो लाजमी हमारे साथ शेयर करें कमेंट में, ताकि मैं तमाम बैठक वालों को वो अच्छी खबर सुना सकूं। मेरे तो अपने कान तरस गए हैं अच्छी खबर सुनने को। अब ये खबर सुने, अब हुकूमत कह रही है या इदारा शुमारियात कह रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। इदारा शुमारियात क्या बता रहा है? इदारा शुमारियात बता रहा है कि जो मसूर की दाल है, कभी इस दाल का मजाक उड़ाया जाता था, ये मूंग और मसूर की दाल महंगी हुई है, दाल चना महंगी हुई है, काले चने महंगे हुए हैं, और जो आटा है वो महंगा हुआ है। इसके अलावा जो रोटी है वो बाज इलाकों में 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक महंगी हुई है। अब मुझे बताएं, मैं इस पे कह के मारूं या मैं आपको कहां से खुशी की खबर सुनाऊं, कहां से लाऊं वो खबरें? अगली खबर सुने। पहली दफा पाकिस्तान की जो इंसल्ट हुई है, कोस्टल गार्ड्स की तकरीब हुई है और खुली जीप में, पता है किसने सलामी ली है पाकिस्तान पर? ये दिन आने थे तलाल चौधरी ने। आप तलाल चौधरी की जुबान से वाकिफ हैं, आप तलाल चौधरी के किरदार से वाकिफ हैं। आधी रात को जो तंजीम साजियां कर रहा था, फिर जो उसको फेंटा लगा, फिर वो अस्पताल में दाखिल हुआ, लड़की के भाई अस्पताल पहुंच गए, तो पिछले दरवाजे से बड़ी मुश्किल से इसको निकाला गया। कल कोस्टल गार्ड्स वाले इसको सलामी दे रहे थे और ये खुली जीप में खड़े होके सलामी ले रहा था। अगर कोई आपके पास अच्छी खबर हो तो आप जरूर बताएं। अगली खबर पे चलें। नईम अशरफ भट्ट ये ARY से मुंसलिक हैं और खबरें ब्रेक करते रहते हैं। ये कहते हैं कि आजकल PTI वाले उन लोगों को जो PTI छोड़ गए हैं, उनको कहते फिर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, यानी हमारी बात जो है वो हो गई है। नईम अशरफ भट्ट आगे कहते हैं कि हर बंदा अलहदा अलहदा पैकेज ले रहा है। बैरिस्टर गौर अलहदा पैकेज ले रहा है। इसके अलावा जो है ना, सुहेल आफरीदी को डर पड़ा हुआ है कि मुझे नाअहल न कर दिया जाए। सुहेल आफरीदी को कुर्सी का खौफ पड़ गया है। अब जाहिर है, आपको पता है, आपने सुहेल आफरीदी की टूटी हुई चप्पलों वाली तस्वीर भी देखी होगी, फिर आपने सुहेल आफरीदी को वजीर आला भी देखा होगा, और फिर मौला अली का फरमान लाजमी आपके ज़हन में होगा कि जब इंसान किसी मर्तबे पर पहुंचता है तो वो बदलता नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है, वो बेनकाब हो जाता है। तो सुहेल आफरीदी को जाहिर है डर होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में जो हुक्मरानी है वो ख्वाब है। वो जिस तरह आप ख्वाब में परिस्तान देखते हैं, परियां देखते हैं, ये ख्वाब है। यहां पे आपको लत पड़ जाती है, लोग आपके दरवाजे खोलते हैं, लोग आपके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, 3-4 फोन ऑपरेटर बैठे होते हैं कि फलां से कॉल मिलाओ, फलां से कॉल मिलाओ। आपके बाहर निकलने से पहले 8-9 गाड़ियां स्टार्ट होती हैं, उन 8-9 गाड़ियों के AC फुल चल रहे होते हैं, तो फिर कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है? तो इफ्तिखार ठाकुर कहता है स्टेज ड्रामे में कि एक खातून को कि रात को आप मेरी ख्वाब में आई थी। तो खातून कहती है अच्छा फिर क्या हुआ? तो इफ्तिखार ठाकुर कहता है वो तो मैं शरीफ बंदा, वरना ख्वाब कौन छोड़ ली। तो ये तो ख्वाब है। यहां पे हुक्मरानी, मुख्यमंत्री को देखें, ये औरत काउंसलर नहीं बन सकती, काउंसलर, लेकिन शशके देखें, देखे ना शशके आपने। तो ये फिर जाहिर है ये। अब अगली खबर सुने। 4 माह में 1068 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ गया है 4 महीनों में। कहां से लूंगा अच्छी खबर? और इन 4 महीनों में मजमूई तौर पे 2.5 लाख पाकिस्तानी मक्का से मदीना चला गया है, पाकिस्तान छोड़ गया है।
शहाब साहब लिखते हैं अपने एक अफसाने में कि जब बॉर्डर क्रॉस करते ना 1947 में, वो मुहाजिरीन बॉर्डर क्रॉस करते और जो ही उन्हें पता चलता है कि ये अब हमारी सरजमीन है, ये पाकिस्तान शुरू हो गए, तो वो सबसे पहले अपनी वहां मट्टी उठा के माथे पे लगाते थे, मट्टी उठा के बालों में डालते थे, मट्टी उठा के सीने पे मलते थे, और बाद दिल जले मट्टी को आंखों में डाल देते थे। ये 47 की बात है, लेकिन उनको क्या पता हुए थे अल्लाह की फौज आई थी। मानक शाह कहते हैं कि जब पाकिस्तानी कैद थे ना, ये फील्ड मार्शल हैं, ओरिजिनल फील्ड मार्शल, इंडिया के ओरिजिनल फील्ड मार्शल, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कैद थे तो मैं दौरा करने गया, मैंने उनसे जो है ना वो रोटी का पूछा, रोटी ठीक मिल रही है, सारा कुछ ये वो, तो वहां पे जो इधर जो है ना पाकिस्तानी फौज का भंगी था, आपको पता है अमूमन, तो वहां पे भी वो भंगी था, तो मैंने उससे जो है ना वो हाथ मिलाने की कोशिश की, तो वो भंगी पीछे हट जाता है, वो कहते सर आप 4 स्टार है, मैं हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। तो मानक शाह कहते हैं मैंने उसे कहा यार मैं तुम्हें हाथ मिला रहा हूं, तुम हाथ नहीं मिला रहे। इधर मेरा एक दोस्त भी है, इधर मेरा एक दोस्त है, तो वो भी अपना जो है ना पीएन या उनसे वो कहता है कि नहीं ये बुरी बात है इनसे हाथ मिलाना, क्लास 4 से, वो कहता है, मुझे भी कहता है, बहरहाल ठीक है। मानक शाह, वो भंगी मानक शाह को कहता है कि हमारे अफसर तो नवाबजादे हैं, आप हाथ कह रहे हैं, वो तो हमसे 10-10 फुट दूर रहते हैं, भंगी कह रहा है। ये मानक शाह का सुन ले इंटरव्यू, यूट्यूब पे सुन ले, मुझको इतबार नहीं है तो मानक शाह का इंटरव्यू सुन ले, आपको जो है ना वो पता चल जाएगा। तो बात हमारी हो रही थी कि 2.5 लाख बंदा गया, और सबसे इंपॉर्टेंट 1068 डॉक्टर्स गए। पहले क्या हालत है मुल्क में डॉक्टरों की, अस्पतालों की, लेकिन वो गए। ये वो लोग हैं जो 47 में मट्टी आंखों में डाल रहे थे, और अब जो है ना पाकिस्तान से जिंदा भाग, अब इनका नारा ये है। हफीजुल्लाह न्यादी इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं, बहनोई भी हैं, नौरीन न्यादी के घर वाले हैं, हसन न्यादी के वालिद हैं। वो कहते हैं कि मेरी बहुत उम्र हो गई है, वाकई बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं कि जो भी कोई बातें करे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बंदे को बेयक वक्त, एक बंदे को पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, सिंध में इतना पॉपुलर नहीं देखा जितना इमरान है। फिर वो जिक्र करते हैं कश्मीर का, फिर वो जिक्र करते हैं गिलगित का, कि सारी जगहों पे इमरान मकबूल है। बल्कि वो कहते हैं कि मैं हफीजुल्लाह न्यादी इतने अरसे से सहाफत कर रहा हूं, इतने अरसे से टीवी पे आ रहा हूं, अब मुझे लोग कहते हैं ये हसन न्यादी का वालिद है। कहते हैं हसन न्यादी जो जेल में है, मिलिट्री कैद में है, वो मेरी पहचान बन गया है, मुझे कहते हैं ये हसन न्यादी का वालिद है। फिर जाहिर है, बहरहाल ये हफीजुल्लाह न्यादी ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पैगाम देना है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, आपने वोट डालना है जर्नैलों के खिलाफ। कोई अगर गिलगिती भाई सुन रहा है या वहां तक पैगाम पहुंचाए, मैंने आपको निशान बताने हैं। अगर आपने जर्नैलों के खिलाफ वोट डालना है ना, तो फिर ये निशान जो है वो आपने याद रखने होंगे। सबसे ज्यादा जो निशान मिला है ना पीटीआई के जो है ना वो उम्मीदवारों को, वो मिला है विकेट। विकेट आप जानते होंगे, क्रिकेट वाली विकेट निशान मिला है। आपने आसिम मुनीर के खिलाफ विकेट पे मोहर लगानी है, ठीक है। उसके बाद मिला है ट्रांसफार्मर, ये जो बिजली वाला ट्रांसफार्मर होता है, आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में, ये मिला है पीटीआई के उम्मीदवार को ट्रांसफार्मर। उसके बाद पीटीआई के उम्मीदवार को मिला है जी नल का, वो जो हैंड पंप होता है नल का, ये यानी पीटीआई जर्नैलों के खिलाफ वोट देना है। उसके बाद मिला है मेडल, वो जो गले में डालते हैं, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ये मिला है पीटीआई को, आपने मेडल पे मोहर लगानी है। लेकिन एक बात याद रखनी है, सबसे ज्यादा जो निशान मिला है ना पीटीआई के उम्मीदवारों को, वो मिला है विकेट का, यानी वो बल्ला शल्ला तो उन्होंने छीन लिया है। पहले नंबर पे विकेट और दूसरे नंबर पे खैमा, जिसे तंबू आप कहते हैं, खैमा।
खैमा चूंकि वो वहदतुल मुस्लिमीन का जो है ना वो निशान है ना, इलामा राजा नासिर अब्बास की पार्टी का, तो ये वो निशान है जो जिन पे आप मोहर लगाएंगे तो आप जर्नैलों के खिलाफ जो है वो वोट डालेंगे। शेरू लकी मरवत वाला, इसने कपड़े उतारे हैं और नंगा नाच नाचा है ये टीवी पर, और इसने असल बात भी बता दी है। ये कहता है कि हमें तो इमरान खान ने टिकट ही नहीं दिए थे, हमारे पास तो पीटीआई का टिकट नहीं था। अंदाजा करें 1 लाख वोट लेकर, क्योंकि कौमी असम्बली की 5-6 लाख की तनख्वाह है, फ्री वाउचर हैं, खाबे हैं, वो सीट किस तरह छोड़े, क्योंकि लानती पे दबाव पड़ा कि सीट छोड़ो। तुम इमरान को मुजरिम और तुम इमरान को जो है ना नायल कह रहे हो, तो सीट छोड़ो। अब कहता है मुझे तो वोट नहीं मिला, पीटीआई ने मुझे तो वो टिकट ही नहीं दिया था, मैं तो आजाद लड़ा हूं। फिर जो अंदर की खबासत थी वो बाहर निकाली है। खबासत ये निकाली है कि अली मीन गन्नापुर के दौर में इसके बड़े काम हो रहे थे, इसको बड़ी जो है ना फंड्स मिल रहे थे, इसको मरवत को। लक्की जिले में तमाम ट्रांसफर्स ये करवा रहा था, तमाम पोस्टिंग ये करवा रहा था ये मरवत, और चुन चुन के बंदों को सोटे मरवा रहा था। वो आ गया सुहेला अफरीदी, लक्की मरवत से इसका कंट्रोल खत्म हो गया। ये इतनी इतनी औकात है इनकी, इतनी इतनी, बस ये तरक्याती फंड रुक गए। अब तरक्याती फंड क्या होता है? तरक्याती फंड अगर है करोड़ रुपया, ठीक है, तो करोड़ रुपए में से जो ठेकेदार है वो बड़ा खुश होके आपके घर आएगा, उस करोड़ में से 20 करोड़ रुपए आपको दे देगा। हमारे भी एमएनए एमपी दोस्त हैं, वो आपको घर दे जाएगा। अब कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो जी ये कोई रिश्वत थोड़ी है, मिठाई है बच्चे तक, बच्चे ने अंडरवेयर घनाया चा कोई जेड़ी सतरंगी, उतो कोई ब्रांडेड भाभी को सूट ले दवाए, ये कोई रिश्वत थोड़ी है। पाकिस्तान में वैसे भी मुख्तलिफ नाम है, चाय पानी, नजराना, मिठाई, मलाई, दुहाई, तो वो जो है ना वो उसको कील चुभी है नीचे से। फंड बंद हो गए, ट्रांसफर पोस्टिंग बंद हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जी वो जो माल मिलता था ठेकेदारों के जरिए, और अब क्या कह रहा है ये शेरू, आप जानते हैं शेरू किसका नाम था, तो ये शेरू अब कह रहा है कि मुझे तो इमरान खान ने टिकट नहीं दिया था। मैंने आपको बताया इमरान खान से पहले ये मौलाना के बड़े करीब था, नीचे बैठकर मौलाना की तस्वीरें बनाता था। फिर उसको पता चल गया कि केपीके में मौलाना खुद भाग गया, यहां से ये इधर आ गया। पीटीआई ने बाकी टिकट तो नहीं दिया, लेकिन नामजद कर दिया कि हमारा उम्मीदवार है, लाख से ऊपर चला गया। पहले इलेक्शन लड़ा है, 200-150 वोट पड़ा इसको। बहरहाल बेशर्मी और ढटाई की इंतहा देखें, कहता है मैं तो उम्मीदवार ही नहीं था। आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है? अगली खबर सदीक जान साहब की है। सदीक जान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ऑफ द रिकॉर्ड कहता है कि मैंने तो सारी उम्र झक मारी है, उसको उंगल दे, राहिल शरीफ को उंगल दे, परवेज मुशर्रफ को उंगल दे, इनकलाबी बन, ची गोयरा बन, ग्वाला मंडे। मजा तो अब आया सियासत का, जितना मजा अब आया है, यानी मजा जाहिर है ये परना है सुर्ख रंग का, ये परना जो है ना ये इधर किधर है यार, इधर मफरल, कान में अतर वाला बूढ़ा, हम बूढ़ा कहते थे, वो कॉटन पे अतर लगा के कान में, बीड़ी जिस तरह वो कोने में अमिताभ बच्चन जंजीर फिल्म में पीता है, बड़ा मजा करता है, बड़ा मुझे वो स्टाइल पसंद है जंजीर फिल्म का। इधर कोने में बीड़ी और मतलब हाथ में गजरे, इत्थे मफरोल, कि मजा तो आता है सियासत का, न हिंग लगे तो न फटकड़ी तो रांगी चोखा, बैठे खाने पे, हाँ मजदूरी हो रही है, मशीनें चल रही हैं, जूस निकल रहा है, खाने पे अब मजा आया सियासत का पाकिस्तान में। ये सदीक जान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, अब मजा आया है। मैंने आपको बाबर जी का किस्सा सुनाया, दोबारा सुनाता हूं।
میں آپ کو جب بابا جی کہتا ہوں نا، اس سے مراد میرے والد نہیں ہوتے، اس سے مراد میرے روحانی بابا ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ یار کیا شخصیت تھی، چھوٹی سی دکان تھی ٹافیوں کی، گولیوں کی، اس وقت تختیاں تھی، تو وہ جو بچے سیاہی یا روشنائی کی پوڑیاں لیتے تھے، کلمے لیتے تھے، تو وہ جو ہے نا، اور اس وقت یہ سکے چلتے تھے، کوئنز، روپیہ 8 آنے، یہ وہ، تو بچے پتہ کیا کرتے تھے؟ بچے بابا جی کو ڈوج کرنے کے لیے نا کھوٹے سکے دیتے تھے۔ اس دور میں کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے، یاد ہوگا میری عمر کے بندوں کو۔ تو بابا جی دیکھ کے نا مسکراتے تھے، بچے کو دیکھتے تھے، چھوٹا سا بچہ، تو وہ سکہ کیا چاہیے؟ پوڑیاں چاہیے جی سیاہی والی، یا قلم چاہیے لکھنے والی، تو سکہ سائڈ پہ رکھ لیتے تھے، قلم بھی اٹھا دیتے تھے اور پوڑیاں بھی دیتے تھے، یعنی جو چیز لے لو بچہ جاتا، میں مسکراہٹ سے پہچان جاتا کہ سکہ کھوٹا ہے، تو میں کہتا کہ بابا جی کھوٹا سکہ لے لیا، تو وہ بابا جی کہتے یار پڑھیں صحیح کیا ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل دکان میں 10,000 کا سامان تھا۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں، ایک چارپائی پڑی ہوتی تھی جہاں پہ مریدین بیٹھتے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، نواز شریف کو سیاست کا مزہ اب آیا ہے، ان کا ایک دوست تھا بڑا وزردار، وہ ہر ہفتے ان کے پاس آتا اور پریشانیوں کا رونا روتا، بہت پریشان ہوں، گھر نہیں چل رہا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچے اس طرح سو وہ اتنی ساری چائے پلاتے تھے، اتنے کپ ہوتے تھے، پتہ نہیں میرے بزرگوں نے دیکھے ہیں کہ نہیں، یعنی ایک گھونٹ میرے جیسا بندہ بھرتا تھا، وہ تھرمس بھرا ہوا ہوتا تھا، وہ ڈال کے وہ چسکی کہتے تھے، چسکی لا، چسکی جو بھی آتا چسکی لا۔ پیچھے بیلجیم کی کالے رنگ کی 12 بور بندوق پیچھے پڑی ہوتی تھی، مہنگی ترین، بابا جی کے، بیلجیم کی جو ہے نا وہ کالے رنگ کی بندوق وہ پیچھے پڑی ہوتی تھی۔ ایک دن فوجی گئے تھے ان کے پاس، نواز شریف کے دور میں، فوجیوں کے ساتھ بابا جی نے کیا کیا وہ میں آپ کو، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو واقعہ سنوں گا، بابا جی اور فوجیوں کا، ایک افسر بھی تھا۔ بہرحال وہ دوست آتا، بابا جی چائے پلاتے، کہتے یار ٹھیک ہوگا، معاملہ ٹھیک ہوگا، فکر نہ کر۔ وہ دوست نے آنا چھوڑ دیا۔ میں نے بھی پوچھا کہ بزرگ نہیں آتے، کہتے یار پتہ نہیں کدھر ہے، کوئی فون تو تھے نہیں۔ مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے جب گزرے تو ایک دن جی بوسکی کے کپڑے پہنے، پرفیوم لگائے، پگ پہنے، ہاتھ میں سٹک، نیچے کھسا، السلام علیکم بابا جی کو۔ بابا جی پہلے پہچان ہی نہیں سکے، انہوں نے کہا بہت یہ کیوں ہے؟ بہرحال گلے ملے، چسکی ڈالی، تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کی چکر بھائی تو بڑا بابا جی گل میں جدنتا غیرت چ رہا نا، غیرت بکھے مریا جیل چ رہا خان صاحب، جدہ میں بغیرت ہویا میں بغیرت ہو گیا، دھندا شروع کرتا ہے منشیات نہ، جدن تک غیرت چ رہا بکھے پیا، بغیرت ہو گیا۔ بابا جی کو بتا رہا ہے، بابا جی نے کہا چسکی پیو، ایندے اتھے نہ آیا کر۔ اس نے کہا میں بھی آخری دفعہ ملنے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے سیاست کا مزہ اب آیا ہے۔ جدہ نے ڈاٹ کنیکٹ خود کرو، ڈانگ لازمی میرے کو مرمامنیاں تساں۔ جب کسی قوم کو سوال کرنے سے ڈر لگنے لگے، جب کسی قوم کو سوال کرنے سے ڈر لگنے لگے تو پھر سوچ مر جاتی ہے، تحقیق دفن ہو جاتی ہے، اور عقل صرف تعویذوں اور توشوں کی خادمہ بن کر رہ جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مذہب کو عقل کا دشمن بنا دیا گیا، جب کرامتوں، خوابوں اور کشف کو علم و شعور پر فوقیت دے دی گئی تو کتابیں بند ہو گئی، دانش
गाहें वीरान पड़ गईं और सवाल करने वाले मुजरिम करार पाए। सवाल करने वाले। यूनान का फलसफी अरस्तु सिर्फ इतना कहता था, किसी भी चीज को समझने के लिए सवाल करो, ये क्या है, क्यों है, कहां से आई है, किससे जुड़ी हुई है। आजकल हमारे सीजीएस हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सैयद आमिर रजा, इन्होंने अपने बेटी की शादी की है और जाहिर है जनरल की बेटी के साथ शादी की है, लेकिन खास बात क्या है? खास बात के ये है, सवाल से मैं लिंक कर रहा हूं। न्यूयॉर्क के पोश इलाके में 3 बेड का अपार्टमेंट गिफ्ट किया है बेटे को। लेफ्टिनेंट जनरल की जो सरकारी तनख्वाह है गूगल पे निकाल लें। और मेरे अमरीकी दोस्त बताएंगे कि न्यूयॉर्क के पोश एरिया में 3 बेड का अपार्टमेंट कितने का आता है, या आप खुद गूगल पे चले जाएं कि जो न्यूयॉर्क का अच्छा इलाका है, डीएचए है, बैरियर टाउन है न्यूयॉर्क का, तो वहां पे 3 बेड का अपार्टमेंट कितने का आता है। ये सैयद आमिर रजा हैं, शुक्र है सैयद हैं, शुक्र है, ये बड़ा मैंने शुक्र अदा किया है। ये आमिर रजा हैं, इन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट किया है 3 बेड का अपार्टमेंट। अरस्तु क्या कहता है, ये क्या है, क्यों है, कहां से आई है, किससे जुड़ी हुई है। इन्होंने सवाल को कहा शैतान है, सवाल शैतान है, जहालत इबादत है। आगे सुने। मगर मजहबी जुनून ने सवाल को भी शैतान का रूप दे दिया। आज भी हमारे मुआशरे में बड़ी तादाद में लोग इल्म से ज्यादा मुकाशफों पर, तहकीक से ज्यादा करामतों पर और दलील से ज्यादा बुजुर्गों की बातों पर यकीन रखते हैं। हालांकि अल्लाह ने इंसान को आंखें दी ताकि देखे, दिल दिया ताकि महसूस करे और अक्ल दी ताकि सोचे, सवाल करे, तजिया करे और हक तक पहुंचे। जो कौमें सवाल करना छोड़ देती हैं वो सिर्फ माजी की कहानियां सुनाती रहती हैं, वो मुस्तकबिल नहीं बनाती, यानी वो जो है वो मुस्तकबिल वो नहीं बना पाती। ये जो है वो हमारे यहां क्या किया गया, और जब सवाल शैतान बन जाए तो जहालत इबादत बन जाती है। हमारे साथ जर्नैलों ने क्या किया, हमें जाहिल रख के, हमें न पढ़ा के, अभी भी यही कर रहे हैं, सवाल करेंगे। इन्होंने सवाल को शैतान करार दिया है। अभी मैंने बताया ना, सीजीएस का सिटिंग जनरल है, अब कोई सवाल पूछे, यानी सवाल है ना, हो सकता है वो कोई कारोबार करते हो सकता है खानदानी रईस हो, रिपोर्ट तो ये हुआ है, हो सकता है उनके मुरब्बे हों और वो लेके दे सकते हो। सवाल तो जायज है कि आप यूनिफॉर्म में हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, और न्यूयॉर्क के पोश इलाके में आपने बेटे को अपार्टमेंट ले दिया है। सवाल तो है, लेकिन यहां पे जो सवाल है वो जो है वो शैतान है, कि सवाल शैतान का काम है, और जो जहालत है वो इबादत है। वो डेरे, गद्दी नशीन, पीर, सोटे मार, इलेक्टेबल्स, इनके पीछे चलो, इनकी पैरवी करो, इनकी बात मानो, तो ये जो है ना वो जहालत को इबादत करार देते हैं। एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है। वो खबर ये है कि अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो वो पहुंचते हैं इंडिया में, और कौन इस्तकबाल करता है पता है? सरकारी मुलाजिम, कोई फील्ड मार्शल, कोई वजीर खारजा, कोई वजीर आजम, कोई सदर, लुडियां, आप देख लें, वो भी देख लें यूट्यूब पे। मार्को रूबियो आ रहा है, आगे 3-4 बंदे खड़े हैं, एक खातून खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चलो जी, जमहूरियत।
ادارے، حالانکہ وہاں پہ ایک لانتی شخص ہے، مکروہ شخص ہے، قاتل شخص ہے، قصائی شخص ہے، لیکن نظام تو مضبوط ہے نا، نظام تو مضبوط ہے۔ اتنے سنو، خواجہ آصف کہتا ہے کہ جی 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ یو اے ای نے مسلمانوں کو نکال دیا ہے، پاکستانیوں کو۔ پتہ کیا کہتا ہے یہ رنگ باز سیالکوٹ کا؟ کہتے ہیں وہ جی سارے کوئی امام مسجد تو نہیں تھے، اوورسیز جو ہے نا بھکاری بھی تھے اور وارداتی بھی تھے۔ امام مسجد تو پاکستان میں آپ ہے، یہ جرنیل ہے، اور کون ہے؟ کس طرح الیکشن جیتا 18 میں اور 24 میں؟ وارداتی اوورسیز ہے، جس تھالی میں کھانا اس میں چھید کرنا، یہ تم لوگوں کی اوقات ہے کہ وہ وارداتی ہے۔ مومنہ اقبال کہہ رہی ہیں کہ ان کی پرائیویٹ پکس وہ چدڑ کے پاس ہے۔ ہم تو انتظار میں، وہ جاری کرے جیسے ہی لکھا پرائیویٹ پکس، اگر انتظار کرے نہ پایا تو کتنی مومنہ ہے، موجوں لوٹ کے تو ہوں پرائیویٹ پکچر اس کے پاس ہے۔ چدر صاحب جلدی کریں، ان کو آن ایئر کریں، آن لائن کریں۔ 60% نوجوان بیٹا انہیں کر کے موبائل نپ کے بھائی چدڑ مومنہ اقبال نے فوٹو چاڑے جدہ کسی آڑے لگا، کسی کام تے لگا۔ انقلاب تے سارے کلانے نہیں، مومنہ اقبال کو تو رکھا۔ بہرحال چدڑ صاحب سے درخواست ہے کہ اگر وہ ویسے نہیں کرتے تو مجھے کم از کم واٹس ایپ کر دیں، کیونکہ یہ جو مومنہ ہے اس کی پرائیویٹ پکچر چدڑ صاحب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد میرا خیال ہے بس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔